हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद सीमा गुप्ता। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था, जिसका पार्ट 1 मीन्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करूँगी। पार्ट 1 थ्योरेटिकल पोर्शन कल मैंने कवर किया, आपको वो वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं शुरू करती हूँ पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके थे करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये मेरे पार्ट 1 में कवर है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब मैं शुरू करती हूँ। देखें, आपको आर के बारे में बता देते हैं। आर रेसिस्टेंस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो किस किस फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है ये बता दिया था मैंने आपको, लेकिन अब इसको किस तरह से सर्किट में कनेक्ट करते हैं, फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं, वो टॉपिक हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जैसा कि आप देख इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर 2 टाइप से है, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ और पैरेलल दोनों को अगर मिक्स्ड कर देते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के, बट न्यूमेरिकल पोर्शन समझने के लिए आपको मिक्स्ड पैटर्न भी समझना पड़ेगा। तो कल जब मैं अपना वीडियो बना रही थी तो आपको बोल रही थी सीरीज़ और पैरेलल आपको आगे बता दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज़ का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप अपनी क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, वो आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, मीन्स प्लस माइनस, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ये सेल भी अगर मैंने जोड़े तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेल हैं। ये मैं भी आपको सेल का पैटर्न दिखा रही हूँ। और जैसे आप बच्चे प्रेयर में खड़े होते हो असेंबली में, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सभी बच्चों का राइट हैंड एक तरफ, सभी बच्चों का लेफ़्ट हैंड एक तरफ, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे सेल के सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ किए हैं, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो इसी तरह आगे चलती हूँ इसी बात को लेके। मैंने सेल को लेके आपको समझाया है, लेकिन मुझे तो आपको रेसिस्टेंस के बारे में बताना है। तो मैं सबसे पहले रेसिस्टेंस इन सीरीज़, जब आप सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो आपको अभी सेल का पैटर्न बनाकर दिखाया है, सॉरी। इसी तरह रेसिस्टेंस का होता है, देखिए 1 2 3, R1 R2 R3। मिनिमम आप 2 रेसिस्टेंस को जोड़ सकते हैं और मैक्सिमम इन्फिनाइट, आप जितना चाहते हैं उतना जोड़ सकते हैं। और इन्हें इस तरह से आप सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक की लगा देते हैं। और डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आई, यहाँ भी आई लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन आई ऑलवेज कांस्टेंट। In series combination, I always constant and V means potential difference is different in each resistors.
अगर आप ये बात समझ जाते हैं बहुत क्लियरली तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट जो यहाँ से जा रहा है वो सभी में सेम रहेगा, करंट जो सभी में जा रहा है वो सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, वो सभी में अलग अलग होता है। सपोज़ मैंने यहाँ से 10 वोल्ट बैटरी जोड़ी है, वो सभी में अलग अलग रहेगा। करंट सेम रहेगा, सपोज़ यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो सभी में करंट सेम रहेगा। आगे अब मैं आपको इसका डेरिवेशन दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि आई कांस्टेंट होता है, तो आई तो सभी में सेम रहेगा, बट वी डिफरेंट होता है। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। फर्स्ट रेस तो मैं यहाँ पर कुछ लेट करती हूँ। R1, R2, R3 आर कनेक्टेड in series and B volt battery and I current pass through it. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग होता है, जो मैंने V दिया वो 3 पार्ट्स में, आप कितने जितने पार्ट्स जोड़ते हो उतने में डिवाइड हो जाता है। मैंने यहाँ 3 जोड़े हैं, B1, B2, B3 एंड सो ऑन। आपको मैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई, V1 इक्वल टू R1I, B2 इक्वल टू R2I एंड V3 इक्वल टू R3I। आप देख सकते हैं कि I मैंने हर जगह सेम लिया। ये वैल्यू पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में। RI यहाँ पर R1I, R2I एंड R3I। I कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, R1, R2 एंड R3। RI इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा। RS इक्वल टू R1, R2, R3। और ये रहा आपके पास फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस RS। अब आप बोलोगे मैम S कहाँ से आया, तो S फॉर सीरीज़। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कभी भी आपको रेसिस्टेंस फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे मैम 3 लिए थे आपने, अगर सर्किट में 2 कनेक्टेड हैं तो 2 भी ले सकते हो, 3 कनेक्टेड है तो 3 ले सकते हो, 4 इनफाइनाइट, मिनिमम 2 दिखाने होंगे कोई कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो RS को अब पेज टर्न करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है होपफुली। अब मैं आगे पेज टर्न करती हूँ। ये देखिए, अब आपको बताती हूँ RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन कर देती हूँ। तो RS क्या है, टोटल रेसिस्टेंस। मैं टोटल कह रही हूँ, और इसे आपकी बुक में अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखा है तो नो प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर टोटल, ठीक है, इन सीरीज़। अगर आप RS लिखते हैं तो ये सीरीज़ का है। वैसे मैंने कहा है कि मैं 3rd पार्ट में न्यूमेरिकल लूँगी, बट आपको एक यहाँ पर छोटा सा एग्ज़ाम्पल देखें। मेरे पास एक ये सर्किट है और यहाँ पर R1, R2 और यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं, और ये 5 ओम लेट कर लिया। 5 वोल्ट बैटरी है। सपोज़ इस तरह के मेरे पास वैल्यूज़ गिवन है, और मुझे बोला है कि करंट इन R1 and R2 and potential difference in R1 and R2 and
टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज़, ये सारी चीज़ें मेरे से पूछी हैं। आप देखेंगे कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। कैसे? थोड़ी सी बात मेरी ध्यान रखें। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, 5 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 10 ओम। पार्ट थर्ड मैंने सबसे पहले कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कोई भी ऊपर नीचे सीक्वेंस कर सकते हैं। अब आपको करंट इन R1 एंड R2, देखिए कितने आसानी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और आपको आसानी से आंसर देना है। करंट इन R1 एंड R2 इज सेम बिकॉज both are connected in series, and I always constant in series. So R1 में भी कितना एम्पियर करंट होगा? 5 एम्पियर, और R2 में भी 5 एम्पियर। क्लियर बच्चों? थर्ड पार्ट, PD इन R1 एंड R2, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ और आप समझ गए हैं R1 एंड R2 में करंट, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ गए। आगे आपने पढ़ा है कि V डिफरेंट होता है, तो V1 इक्वल टू R1I, V2 इक्वल टू R2I। R1 5 और I भी कितना है आपके पास? 5, 25 वोल्ट, सेम 5 इंटू 5 25 वोल्ट, ये B1 V2 हो गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर क्योंकि मैंने वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ली थी, तो ये B1 B2 का सम 5 वोल्ट ही आना चाहिए था। ये जो ज़्यादा रहा क्योंकि मैंने अभी वैल्यू कोई कैलकुलेटेड नहीं ली थी, आपको समझाया था। तो आपको जब न्यूमेरिकल पोर्शन और करवाऊंगी वहाँ पर इस तरह के और क्वेश्चंस कराऊंगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आगे बात करते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए मैंने आपको सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, आपको मैं इसका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बताती हूँ। देखें, ये मेरे पास रेसिस्टेंस है, मिनिमम कितने ले सकते हो बच्चों? 2, लेकिन मैक्सिमम आप इन्फिनाइट ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको 3 रेसिस्टेंस लेकर दिखा रही हूँ, R1, R2 एंड R3। सेम जैसे मैंने पहले सर्किट ड्रॉ किया था, ये बैटरी लगा दूंगी, ये की लगा दूंगी, एंड ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। करंट आई, यहाँ तक करंट सेम रहेगा, बट यहाँ अलग हो जाएगा, बताती हूँ आपको आगे। अब मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, आप ये डायग्राम देख लें अच्छे से। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं पेज टर्न करती हूँ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे आपको सीरीज़ में मैंने बोला एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेम हेयर आपको इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, V constant, V means potential difference constant, and I is different, just opposite series के I is different in each resistance, means अब यहाँ पर मुझे I का टोटल करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू RI और I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं। ये वैल्यू पुट कर दें, V अपॉन R
बी अपॉन R1, बी अपॉन R2 एंड बी अपॉन R3। अब आप देखेंगे कि मैंने V सेम रखा हर जगह। V सेम क्यों रखा? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ऊपर आपको बताया है कि इन पैरेलल V कांस्टेंट। अब यहाँ से आप V कॉमन ले लें। V कॉमन लेते हैं 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। V से V कट कर देते हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 एंड ये रहा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। RP 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3। अब आप यहाँ पर भी P आप लगाना चाहें लगाएं या आप हटा भी सकते हैं। P फॉर पैरेलल के लिए, जिससे आपको समझ आता रहे, इसलिए मैंने P फॉर पैरेलल और S फॉर सीरीज़ के लिए यूज़ किया है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये P फॉर पैरेलल है। अच्छा, तो जैसे मैंने एक सीरीज़ का क्वेश्चन लिया है, ऐसे ही मैं एक पैरेलल का लेती हूँ आपके साथ और आपको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल देखें, एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ पैरेलल। ये बैटरी ले ली, ये करंट, यहाँ से करंट 5 एम्पियर 5 वोल्ट, ये R1 2 एम्पियर, R2 2 एम्पियर। सबसे पहले इसमें भी पार्ट टोटल रेसिस्टेंस, करंट, टोटल करंट एंड थर्ड potential difference across R1 and R2, current across R1 and R2। ये 3 पार्ट्स हैं जैसे वहाँ थे। तो देखें, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ P लगा सकते हैं। आगे 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेती हूँ। 2 1 प्लस 1 2/2 मीन्स 1/1। 1/RP या RP इक्वल टू 1 ओम। क्लियर? टोटल रेसिस्टेंस आपका 1 ओम आ गया है। इसके बाद आपका पार्ट 1 ये सॉल्व हुआ। पार्ट 2 करंट अक्रॉस R1 R2। तो आपको पता है कि करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता है सभी में। तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 और I2 इक्वल टू V अपॉन R2 कर दें। तो अब V कितना है 5 और R कितना है फर्स्ट में 2, यहाँ पर आएगा 2.5 एम्पियर। यहाँ पर भी 5 अपॉन 2 R2 भी यही है 2.5 एम्पियर। ये आ गया आपके पास 2.5 एंड 2.5। आंसर सही है। इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? देखें, यहाँ पर मैंने बताया 5 एम्पियर करंट है और 5 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 2 रेसिस्टेंस हैं, टोटल करंट तो 5 ही रहेगा। I1 प्लस I2 2.5 एम्पियर प्लस 2.5 एम्पियर 5 एम्पियर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि करंट तो कांस्टेंट है, बट आप जितने रेसिस्टर्स लगा देते हो उनमें करंट डिवाइड हो जाता है। आगे बात करते हैं थर्ड पोर्शन की, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है कि R1 एंड R2 में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट बिकॉज in parallel potential difference is constant in each resistor। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हुआ सीरीज एंड पैरेलल। तो आगे इसके मिक्स्ड और थोड़ा सा चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन का थ्योरी है वो कवर करते हैं। आप ये देख लें, अच्छे से क्लियर हुआ है। टर्न द पेज एंड आगे चलते हैं।
अब इसमें जो बचा हुआ थ्योरी पोर्शन है अभी, उसमें आपका पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फॉर्मूलेज और यूनिट रहते हैं, तो वो डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ पावर की। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पावर इक्वल टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर इक्वल टू W/T आप पढ़ चुके हैं। पावर वो बट मशीन के पावर के लिए थी, यहाँ भी आप मशीन पावर के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, तो आप कंफ्यूज ना हों, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि आप लाइट चैप्टर के भी नोट्स में दूंगी आपको, तो इलेक्ट्रिक पावर और आप लाइट चैप्टर में भी पावर पढ़ेंगे, तो इसलिए इधर इलेक्ट्रिक पावर ही ऐड करना है। डेफिनेशन, वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमेशा साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट। आप जानते हैं हम जो भी डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस लेके आते हैं, किलोवाट या मेगावाट करके उन पर लिखा होता है, तो 1000 वॉट, किलोवाट मीन्स 1000 वॉट, मेगावाट मीन्स 10⁶ वॉट। तो ये लार्ज यूनिट है, पावर की ये लार्ज यूनिट है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज अमाउंट में ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये वर्क अपॉन टाइम वाला तो आपने वर्क पावर एनर्जी में भी ये पढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में P = W/T। क्लियर, ये फॉर्मूला बता रही हूँ। लेकिन आपको पार्ट 1 में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी है, वहाँ पर बताया है कि वहाँ पर बताया पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q। तो क्या मैं W को V/Q नहीं लिख सकती? ऐसे लिख सकती हो ना बच्चों? तो ये यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। बताएं, W की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, VQ/T। क्लियर, ये कहाँ से आया? पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन से, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन V = W/Q, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो W/Q, W को V/Q लिख सकते हैं। यहाँ पर पुट किया। अब आपको भी मैंने बताया करंट का फॉर्मूला I = Q/T। तो क्या मैं इतने पोर्शन को I में नहीं चेंज कर सकती? क्लियर है बच्चों? तो V/I बन गया। सेकेंड फार्मूला ये पुट कर दिया, फर्स्ट फार्मूला ये, सेकेंड ये, थर्ड देखें, मैंने V = RI ओम्स लॉ पढ़ाया है, तो यहाँ पुट कर देती हूँ RI × I, तो बन गया RI²। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम इतने सारे पावर के फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, मुझे याद कैसे होंगे? तो मैंने उनका डेरिवेशन भी बता दिया। ये NCERT में आपको उतना क्लियरली नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख लें एक बार। मैं एक ब्रैकेट में डाल के आपको फॉर्मूले दिखाती हूँ। W/T से मैंने बना दिया VQ/T, VQ/T से बना दिया VI, VI से बना दिया RI², और आप जानते हैं I की जगह V/R भी पुट कर सकते हैं, तो V²/R², I की जगह ये कट कर दिया, तो V²/R। तो आप देखें ये सारे फॉर्मूले, ये ओम्स लॉ से ही बना है, करंट के फॉर्मूले से बन गया, या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से ट्रांसपोज कर दिया। तो यही फॉर्मूला आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अब आप सोचेंगे कि मैम मैं ये कैसे करूँगी इतने सारे फॉर्मूले का यूज़? तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में बताऊँगी, बट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, नोट्स के फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है, न्यूमेरिकल करवाऊँगी, तो वहाँ पर आपको देखना होता है गिवन क्या है।
सपोज आपको क्वेश्चन में V और I गिवन है, पावर पूछ रहे हैं, तो गो इन दिस फॉर्मूला एंड यूज इट. V इक्वल टू P इक्वल टू VI. सपोज आपको गिवन है क्वेश्चन में V और R, तो आप किस फॉर्मूले पे जाएंगे? V² R पर. तो आपको ये देखना है कि आपको क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप ये यूज़ करेंगे. इसके बाद चलते हैं, ये हो गया पावर का. आगे चलते हैं एनर्जी. एनर्जी की डेफिनीशन आप 9th क्लास, वही बात आती है अगेन 9th क्लास, आप एनर्जी वर्क पावर वाला चैप्टर पढ़ के आए. एनर्जी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, और कर दें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कुछ भी आप बोल सकते हैं. तो एनर्जी तो हमारे पास बहुत तरह की हैं, बट आप इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब आपको देखें, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया P इक्वल टू W/T. W वर्क है और वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, तो E/T भी लिख सकते हैं. लेकिन इस चैप्टर में सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम H भी लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. W भी वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी एक ही बात है. इसी फॉर्मूले को अगर मैं ट्रांसपोज करना चाहूँ तो P इंटू टी या इक्वल टू P इंटू टी, कोई प्रॉब्लम. एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. क्लियर? पेज टर्न करती हूँ और आपको जल्दी से लेके चलते हैं. इक्वल टू P इंटू टी की यूनिट जूल होती है. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है. और बट एनर्जी की ये स्मॉल यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो आपको लार्ज यूनिट यूज़ करनी है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो लार्ज यूनिट है वो इक्वल टू P इंटू टी से पावर किलोवाट में ले लें और टाइम को R में ले लें, और इसको 1000 इंटू 3600 या 36000 एंड 0 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं, जिसे हम लोग कलेक्टिवली यूनिट कहते हैं. 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जिसे 1 यूनिट कहते हैं. क्लियर? एंड लास्ट इज H इक्वल टू P इंटू टी होता है या इक्वल टू P इंटू टी होता है. तो मैंने पावर के आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं. पावर इक्वल टू VI, तो VI इंटू टी. अभी मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया है, पावर की जगह I² R इंटू टी, पावर की जगह आप V²/R इंटू टी. इट मीन्स जो पावर के फॉर्मूले बनाए हैं उसी से इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले बन जाएंगे. H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू I² RT एंड V²/R इंटू टी. तो जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको वहाँ पर दिया है, सेम यहाँ पर कि आप जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस भी पार्ट 3 में आपको हर तरह का न्यूमेरिकल कवर करूँगी. एंड लास्ट टॉपिक इज़ जो H इक्वल टू I² RT है, इस अकेले को जूल्स ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं. और आप अगर फॉर्मूला समझ रहे हैं तो लॉ भी समझ जाएंगे. According to Joule's law, heat
heat energy directly proportional to square of current, resistance and time. According to Joule's law of heating, energy directly proportional to square of current, resistance and time. ओके स्टूडेंट, यहीं पर मैं पार्ट 2 को ख़त्म करती हूँ और जितने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं मैंने सारे बताए हैं। अब मैं पार्ट 3 में न्यूमेरिकल पोर्शन एंड ईच एंड एवरी फॉर्मूले को यूज़ करके आपको वहाँ पर दिखाऊंगी। तो वेट करिए मेरे पार्ट 3 का। मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक दे दूँगी और पार्ट 2 को तैयार करिए जब तक मैं तैयार करती हूँ पार्ट 3। ओके, बाय बाय।